ये समय है कार्यक्रम किसान की बात का। आइए सुनते हैं। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान की बात कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने दोस्त मैं अश्वनी और मैं हूँ आपके साथ आरती, आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर। मित्रों, आज भी हमारा फोन इन कार्यक्रम रहेगा और इसका विषय बताने से पहले हम आपसे कुछ ये पंक्तियां साझा करना चाहते हैं। उम्मीद है जिन्हें सुनने के बाद आप हमारे आज के विषय की खूबसूरती का अंदाजा लगा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक ऐसी चीज जो आपके घर आंगन को बिल्कुल महका देती है, तो उसी से संबंधित कुछ कहना चाहते हैं कि फूलों सा कोमल बन जीवन को महकाना तुम, फूलों सा कोमल बन जीवन को महकाना तुम, सुगंध धरा पर फैलाकर सारे जग में छा जाना तुम। बिल्कुल। तो किसान मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा हमारा इशारा। जी हाँ, हमारा आज का विषय फूलों से जुड़ा हुआ है, तो प्रयास यही कीजिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, फूलों की तरह विश्व में सुगंध फैलाते रहिए। तो हमारा जो आज का विषय है आपको रूबरू कराते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इशारा तो आप समझ ही चुके हैं। आज का हमारा विषय है कि सर्दियों में मौसमी फूलों की खेती और उससे रोजगार की कितनी संभावनाएं हैं, आप क्या क्या रोजगार कर सकते हैं। तो बहुत ही एक ऐसा विषय जिस पर आप जरूर जानना चाहते हैं कि कैसे आखिर हम एक रोजगार जो है एक मौसमी फूलों से हम हासिल कर सकते हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर MC सिंह, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है पुष्प विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। आपको और श्रोता किसानों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार। जी बिल्कुल। तो मौसमी फूलों की बात करें या फूलों की खेती के बारे में बात करें तो डॉक्टर साहब जो है भाई विशेषज्ञ हैं, इस फील्ड में पूरे एक्सपर्ट है। तो इनसे जो कुछ आप पूछना चाहते हैं, हमारे फोन लाइंस खुले हैं आपके लिए, आप उस पर पूछ सकते हैं। और हमारा आज का नंबर है, आप नोट कर लीजिए, 011-2342-1608। दिल्ली से बाहर के जितने भी श्रोता हैं वो हमारा STD कोड लगाएं, यानी दिल्ली का STD कोड 011, और सीधा नंबर डायल करें और हमारे विशेषज्ञ से जो भी आप जानकारी लेना चाहते हैं वो सीधे तौर पर लें। जी हाँ, तो डॉक्टर साहब शुरुआत करते हैं। जब तक हमारे लिसनर्स की कॉल आना शुरू होती है, हम आपसे पूछना चाहेंगे, भाई मौसमी फूलों की बात करते हैं तो सर्दी में जो फसलें हैं अब जो हम लगाने जा रहे हैं, मौसमी फूलों की तैयार करने की सोच रहे हैं, तो ऐसी कौन कौन सी फसलें जिनको तैयार करना हमारे किसान के लिए व्यावसायिक तौर पर जो है बहुत लाभदायक होगा। जी, अगर हम फूलों की खेती की बात करें तो यह जो मौसम चल रहा है, यह लगभग सभी प्रकार के फूलों के लगाने के लिए बहुत ही उत्तम समय है। और जैसा मैंने बार बार पहले भी प्रोग्राम से बताया है कि यह समय नर्सरी लगाने का है, और जो सीधे बुआई की जा सकती है जिन फसलों की, उनका भी जो समय है वो आने वाला है, उसके लिए खेतों की तैयारी कर सकते हैं जी। और जो फसल नर्सरी लगाने के बाद लगाई जाती हैं, जैसे गेंदा है, गुलदावदी है, तो उनकी नर्सरी लगाई जा सकती है अभी, या गुलदावदी की नर्सरी लगा चुके हैं, उसकी रोपाई का उत्तम समय है। जैसे कि आप ग्लैडियोलस वगैरह, लिली वगैरह बोते हैं तो उसके बीजों को खरीद के खेती तैयार करने का समय है, और उनको अक्टूबर के मध्य सप्ताह तक लगाने का उत्तम समय पर्याप्त रहेगा। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि अक्टूबर का मध्य समय जो है वो पर्याप्त रहेगा, लेकिन अभी सितंबर का ये जो समय चल रहा है, बिल्कुल मिड में आ चुके हैं हम सितंबर के, तो इस समय पे क्या कुछ किया जाना है, क्या ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि जो आगे हमें लगाना है, फसल जो तैयार करी, नर्सरी लगानी है, उसके लिए क्या क्या उपाय किए जाए। जी, आप जानते हैं कि फूलों की खेती में भी विविधता का दौर आ चुका है। जो किसान लोग अगेती फसल उगाना चाहते हैं, उनके लिए या तो बाजार में नर्सरियों में पौध उपलब्ध है गेंदा की, गुलदावदी की, वो अपने खेतों में लगा रहे हैं, और अभी उन्होंने अगर जिनकी नर्सरी तैयार नहीं की है तो वो तैयारी कर रहे हैं खेतों की। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी सुगम जो सलाह है किसानों के लिए वो यह है कि
अभी हम मौसम में किसी भी फसल को लगाने के लिए लेट नहीं हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी भी गर्मी बनी हुई है और जो मौसम है उसमें जो आखिरी बारिश है और वर्षा का मौसम है वो भी कभी कभी किसी सप्ताह में बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है। तो आमतौर पर यह समझा जाता है कि जब यह समय निकल जाता है तो खेती लगाने के लिए बहुत सुगम हो जाता है, ताकि जो लगी हुई फसल है वो बारिश से उसका नुकसान ना हो और जो बीमारियां एकदम ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से आर्द्रता होने की वजह से पनपती हैं, जैसे फंगल और कवक की बीमारियां हैं, उनसे बचाव मिल जाता है कि अगर हम थोड़ा सा 1-2 हफ्ते के बाद फसल को लगाएं। तो बजाय इसके कि अगर हम अगेती लगा देंगे तो वो अधिक तापमान से भी प्रभावित होंगी और उनमें बीमारियां आने की ज़्यादा आशंका होगी। तो हम सुनिश्चित करें कि अक्टूबर के मध्य समय तक ही, मध्य सप्ताह तक, दूसरे सप्ताह तक ही अपनी फसलों की रोपाई करें ताकि अच्छी गुणवत्ता की फसलें हमें प्राप्त हो सके। जी डॉक्टर साहब, हम किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे या हमारे किसान भाई ऐसे कौन से जो कारण है उनको चयन करें जिससे कि पता लगे कि हम बीज कहाँ से ले सकते हैं, और जो बीज का चयन है, यानी कई बार हमारे किसान भाई गलत जगह से बीज ले लेते हैं या उनकी जो भूमि है वहाँ पे उसके हिसाब से वो बीज काम नहीं करता है, तो बीज की उपलब्धता कहाँ ठीक रहेगी और चयन किस तरह से कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बहुत सारे किसानों को ये पता नहीं होता है कि हम कौन सा बीज लें और कहाँ से लें। तो इसके लिए मैं एक सलाह देना चाहूँगा किसानों को कि जो हाइब्रिड और संकर किस्म के बीज होते हैं वो हमेशा अधिक फसल देते हैं और उनके पौधों की फसलों की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है। तो किसान को ये सुनिश्चित करना होगा कि जो फसल वो उगाना चाह रहे हैं उसका समय काल क्या है, यानी उसके उत्पादन का समय कब है। तो आपने देखा होगा बाजार में जो मांग है वो बदलती रहती है और जब बाजार में अधिकतम मांग होती है तो उस समय जिस किसान का उत्पाद बाजार में आएगा उसके अधिक दाम मिलेंगे। तो किसानों को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हर जो फूल की किस्में हैं, जो फसल की किस्में हैं, उनकी अवधि एक जैसी नहीं होती है। तो अगर हम हाइब्रिड किस्मों के फूलों की बात करेंगे तो उनकी अवधि प्राय 60 से 65 या 70 दिन होती है फूल आने की, जिसमें उनकी तुड़ाई प्रारंभ हो जाती है। और अगर हम स्थानीय किस्मों की बात करेंगे, जैसे कि अधिकतर जैसे हमारा पूसा संस्थान है वहाँ पर विभिन्न किस्में निकाली गई हैं, जैसे गेंदा की है अगर मैं बताऊँ तो उसमें जैसे पूसा दीप है तो उसके लगाने का बहुत उत्तम समय चल रहा है। इसके बाद जो फसलें लगेंगी वो हमारी पूसा अर्पिता लगेगी और उसके बाद पूसा बहार लगेगी और उसके बाद में पूसा नारंगी गेंदा और बसंती गेंदा लगेगी। तो अगर इस क्रम में हम लगाते हैं यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक भी इन फसलों को, तो ये प्राय जो फूल लगने का प्रारंभ है वो अभी आपके नवरात्रे दिवाली से शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। और क्योंकि पूसा दीप तो 40 दिन में फूल देने लगती है तो वो बहुत ही अगेती फसल है। और वो जो बड़ा गेंदा है और छोटा गेंदा है उसके बीच की एक प्रजाति है जिसमें फूल बड़े पीले और लाल रंग के शोभायमान आते हैं और बहुत अच्छी मांग भी होती है उसकी। उत्पादन थोड़ा कम होता है लेकिन समय से पूर्व जो उसकी फसल आती है किसानों को वो बहुत लाभप्रद होती है, क्योंकि फूल अभी बाजार में आया नहीं होता है तो वो ऑफ सीजन से पहले ऑफ सीजन फूल मिलता है बाजार में किसानों को और उसका रेट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो किसान अगर इस बात को सुनिश्चित करें कि वो अपने क्षेत्रफल को विभिन्न हिस्सों में विभाजित कर अलग अलग किस्में अलग अलग समय पर बोएंगे तो उनको अलग अलग समय पर सतत रूप से आमदनी होती रहेगी। जी। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। दूसरा, जैसे मैंने अभी कहा कि जो ऐसी किस्में हैं कि जो लगातार बहुत दिनों से चल रही हैं और बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं, जैसे मैं गेंदा के किस्मों की बात करी तो वो हमारे पूसा संस्थान से आपको मिल जाएंगी या एक नामित नर्सरी से उसके पौधे भी मिल सकते हैं। और जैसा मैंने संकर किस्म के गेंदा की बात कही तो वो बाजार में आपको बीज की दुकानों पर उपलब्ध होता है, जिसको आप लड्डू गेंदा भी कहते हैं। तो वो कम समय में अधिक उत्पादन देकर किसान की आय बढ़ा सकती हैं। तो उनका चयन स्थानीय मांग के अनुसार करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बात और मेरे मन में आ रही है कि अगर किसान हमारे किसी संस्थान से बीज लेते हैं या पौधा नर्सरी जो है वो लेते हैं तैयार की हुई, तो क्या उसका भी उनको बीज रोपण का जो उपाय है, उपचार है, वो करना पड़ता है या वहाँ से सुरक्षित मिलते हैं ये सब? हाँ जी, आज जो नर्सरी उगाने की परंपरा है वो बदल गई है और आपने देखा होगा कि संरक्षित नर्सरी, जो संरक्षित संरचना है जिसको हम ग्रीन हाउस या पॉली हाउस नर्सरी कहते हैं, उसमें उगाई जाती हैं और उसमें उगाने का जो माध्यम है वो मिट्टी नहीं होता, मिट्टी रहित होता है, जिसमें कोई भी बीमारी जमीन से या मिट्टी से पनपने की आशंका नहीं होती।
तो वो बीमारियों से एक तरह से फ्री पौधा होता है। जब हम उसको लगाएंगे तो हमारी फसल भी स्वस्थ रहती है, और आपको पता है अगर आदमी स्वस्थ होगा तो उसको बीमारियां कम लगेंगी। इसी प्रकार जो स्वस्थ पौधा है और उसको संरक्षित अवस्था में उगाया गया है तो उसमें बीमारियां लगभग ना के बराबर लगेंगी और किसान की फसल समय से होगी और बहुत अच्छी होगी। जी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अधिकृत और जो संस्कारी संस्थाएं वहां से अगर हम बीज लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान होने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। जी, और किसान इस बात का अधिक ध्यान रखें कि बीज लेने के बजाय अगर वो पौधे खरीदेंगे तो उनको फसल उनकी अगेती भी आएगी और उनको ज्यादा उत्पादन होगा। जी, तो ये साथियों बहुत ध्यान देने की बात है कि जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं आप उस पर थोड़ा अमल करें तो आपकी जो खेती है, आपकी जो फसल आई है वो एक अच्छी तैयार होगी। बिल्कुल। और आरती, हमें उम्मीद है कि जो हमारे किसान भाई या हमारे जो नए श्रोता हैं कार्यक्रम से जुड़े हैं और कार्यक्रम की शुरुआत में जिस तरह से किस्मों के बारे में बताया गया और कि कम समय में जल्दी से मुनाफा लिया जा सकता है, तो पूरी उम्मीद है हमें कि वो बहुत फायदा लेंगे। और अभी अगर कुछ हमारे किसान भाई जो फूलों की खेती है उससे दूर है ना, तो शायद वो भी जल्दी ही शुरू कर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और फोन नंबर एक बार आपको फिर से दोहरा देते कि आप किसान की बात में सीधा भी जुड़ सकते हैं, इस विषय पे कुछ जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। फोन नंबर है हमारा 011-2342-1608। तो आप कॉल करें और सीधे जुड़े इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब यहाँ पर हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन साथियों, आपको पता ही है हम अपने कार्यक्रम में जो भी खेती से जुड़ी हुई, इसके आसपास इर्द गिर्द जो भी चीज़ें होती हैं जो आपके फायदे की होती है वो हम लेकर आते हैं अपने इस कार्यक्रम में, ताकि उसकी जानकारी भी आप तक हम पहुँचा सकें। तो आज भी कुछ ऐसा ही हम आपके लिए लेकर आए हैं। साथियों, दिनांक 19 सितंबर यानी कि आज 2022 से 24 सितंबर 2022 तक नई दिल्ली के एरोसिटी में एक कृषि मंत्रालय द्वारा खाद्य एवं कृषि के लिए पादप अनुवांशिकी संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के शासी निकाय की 9वीं बैठक का आयोजन किया जा रहा है और इसकी मेजबानी जो है वो भारत कर रहा है। इसमें लगभग 200 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसके उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अपने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए, पूरे भारतवर्ष में जितने प्रतिनिधि आए हैं उनका स्वागत करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। मैं इस अवसर पर सभी राष्ट्रों से पधारे प्रतिनिधियों का भारत की ओर से हृदयपूर्वक बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। आप सबको ध्यान में है कि 11 नवंबर 2019 को मुझे रोम में संधि के शासी निकाय के 8वें सत्र को संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस मौके पर मैंने आप सब लोगों से आग्रह किया था कि अगली बैठक भारत में हो, और ये निमंत्रण जब मैंने आप सबको दिया तो सभी ने खुशी खुशी स्वीकार किया और मुझे प्रसन्नता है कि आप सब आज भारत की राजधानी नई दिल्ली में पधारे हैं, भारत की मेजबानी को स्वीकार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि पादप संधि का उद्देश्य फसलों की विविधता में किसानों और स्थानीय समुदाय के भारी योगदान को मान्यता देना है। मुझे जानकर प्रसन्नता है कि इस बार भारत में आयोजित सत्र के लिए आप सभी ने विचार पूर्वक सेलिब्रेटिंग द गार्जियंस ऑफ क्राइड डाइवर्सिटी टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव पोस्ट 2020 ग्लोबल बायो डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क विषय को चुना है। यह विषय सामायिक भी है और आवश्यक भी है। जनसंख्या बढ़ रही है, कृषि योग्य भूमि घट रही है, पानी की उपलब्धता भी धीरे धीरे कम होती जा रही है और इसके कारण जलवायु परिवर्तन, जैविक और अजैविक दबाव से उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमें वर्ष द वर्ष भरपूर फसल उत्पादन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसका उत्तर हमें फसल की विविधता और विविधीकरण से मिलता है। खाद्य सुरक्षा की कीमत पर कोई भी बातचीत संभव नहीं है। सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों को यह नहीं भूलना चाहिए कि भोजन आवश्यक एवं मौलिक अधिकार है। विकासशील देश यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता से प्रेरित होंगे खाद्य उत्पादन करने वाले किसानों के अधिकारों से कभी समझौता न किया जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि पादप अनुवांशिक संसाधन प्रजनन चुनौतियों के समाधान का स्रोत है।
इस संधि को सभी फसल आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और विनिमय का समर्थन करना चाहिए। वास्तव में मैं आपसे कम उपयोग की जाने वाली संबंधित फसलों के साथ ही फसलों की वन्य प्रजातियों के समय रहते संरक्षण और उपयोग पर जोर देने का आग्रह करता हूं। जलवायु अनुकूल कृषि और पोषण सुरक्षा के लिए हमारा संघर्ष आपके निर्णय और कार्यों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। पृथ्वी पर पीजीआर संरक्षण की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्यिक हितों और विरासती जीवन मूल्यों को संतुलित करने की जिम्मेवारी आईटी, पीजीए, आरएफए जैसे बहुपक्षीय मंचों पर है। भारत पादप आनुवंशिक संसाधनों की संपदा को साझा करने का दृढ़ समर्थक रहा है। 10% जर्मप्लाज्म भारत मूल का है। हमारी सोच बिल्कुल स्पष्ट है। पौधों के आनुवंशिक संसाधनों का अनुसंधान और सतत उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हम समय के साथ पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और चयन में किसानों, स्वदेशी समुदायों, आदिवासी आबादी, विशेष रूप से समुदाय की महिलाओं के योगदान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए जब तक संधि में संशोधन और सुधार पर विचार करते समय उनके हितों को ध्यान में रखना यह हम सबका कर्तव्य है। अंतर्राष्ट्रीय संधि के शासी निकाय ने किसानों के अधिकारों के कार्यान्वयन के में संभावित विकल्पों के लिए किसानों के अधिकारों पर एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है। भारत इस क्षेत्र में अपना अनुभव और नेतृत्व प्रदान करता रहा है। आपका ध्यान छोटे मिलेट, छोटी दालों, छोटे फलों और पत्तेदार सब्जियों पर केंद्रित करना चाहता हूं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास इन फसलों पर काम करने वाले संसाधनों का एक बड़ा नेटवर्क है। हम एक साथ फसलों के इन समूहों के आनुवंशिक संसाधनों के दस्तावेज, अनुसंधान, विनिमय और उपयोग के लिए विशेष कार्यक्रम कैसे बना सकते हैं। वे अनियमित जलवायु कुपोषण के खिलाफ हमारे सबसे अच्छे हथियार हैं। हमें सार्वजनिक और निजी भागीदारों से हाथ मिलाकर हर उपलब्ध तकनीक, अंतरिक्ष से जीनोमिक्स तक और संसाधनों के एक एक पैसे का उपयोग करना चाहिए। विश्व शक्तियों के एक अच्छे संतुलन पर निर्भर करती हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ साथ टेक्नोलॉजी का, इनोवेशन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का और बेनिफिट शेयरिंग के साथ एक्सेस का संतुलन बनाना होगा। मुझे विश्वास है यह एकत्र बुद्धिजीवी लोग पिछले 2 वर्षों से खोए हुए समय की भरपाई के लिए एकजुट होकर प्रयास करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस अवसर पर बहुत सारी अधोसरचनाएं जो देश को भी प्रेरणा देती हैं और दुनिया को भी मार्ग दिखा सकती हैं, उनका भी निर्माण भारत में हुआ है। जब आप भारत में आएंगे तो किसानों की विधा को भी देखें और अनेक ऐसे स्थान जिनके बारे में आपको बताया गया होगा उनको देखने के लिए भी समय निकालें तो आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं पुनः भारत की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सबका यह विचार विमर्श सफल हो, सार्थक हो और दुनिया के काम आवे। धन्यवाद। साथियों, अभी आप सभी सुन रहे थे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को, जिन्होंने जलवायु के अनुकूल कृषि के बारे में, साथ ही पोषण तत्व सुरक्षा के बारे में और भी बहुत सारे विषयों को समेटकर बहुत सारी बातें कही जो कि किसान के लिए, ताकि जो सुलभ हो सके खेती है और आगे उसकी तरक्की हो सके, अपने आत्मनिर्भरता जो है उसको वो जो और भी इसके लिए प्रयास हो रहे हैं वो और भी ज़्यादा उसमें अग्रसर हो सके। बिल्कुल, क्योंकि आरती जो हमारी सरकार है वो किसानों के प्रति बहुत गंभीरता से काम कर रही है। और किसान मित्रों, हमारा प्रयास यही रहता है कि अगर आप किसी भी कारणवश जो आपके आसपास या किसी और राज्य में कार्यक्रम हो रहे हैं, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, तो उसकी जानकारी सीधे तौर पर आप तक पहुंचाई जाए ताकि आप उसका फायदा ले सकें। जी बिल्कुल। और कार्यक्रम में आज फूलों की बात चल रही है, चलेगी, जरूर चलेगी, लेकिन मिलते हैं आप सभी से एक छोटे से अंतराल के बाद।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं। और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात। ब्रेक के बाद आप वापस से आपका स्वागत करते हैं और आपको वापस से बताते हैं कि भैया सर्दी में मौसमी फूलों की जो खेती है और उससे जुड़े रोजगार है, इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर MC सिंह जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है पुष्प विज्ञान संभाग में। डॉक्टर साहब, आगे आपसे जानते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जाननी है। संरक्षित खेती अगर फूलों से जुड़ी हुई जाने तो इसमें जो हमारे किसान मित्र जुड़े हुए हैं, तो वो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उन्हें आज के मौसम को ध्यान में रखते हुए और आने वाले जो कुछ अगले 1-2 महीने हैं उनमें ध्यान में रखते हुए? जी बिल्कुल। संरक्षित खेती में जो फसलें हैं आमतौर पर गुलाब है, गुलदाउदी है, लिली है, जरबेरा है, इस तरह की जो फसलें, कार्नेशन वगैरह है, ये उगाई जाती हैं। और इसके लिए जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जो स्थानीय बाज़ार है, जैसे अगर हम परिनगरीय क्षेत्र की बात करें, दिल्ली NCR की बात करें, तो यहाँ पर जो बाज़ार है वो बहुत सुगमता से उपलब्ध है जी। तो जो भी किसान संरक्षित खेती कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनको उन फसलों का चुनाव करना चाहिए जिनको वो सुगमता से उगा सकते हैं जी। और कम लागत के ग्रीन हाउस में उगा सकते हैं। तो अगर हम दिल्ली क्षेत्र के लिए अगर संस्तुति करें तो हमें यहाँ पर गुलाब और गुलदाउदी की जो फसलें हैं वो बहुत अच्छी तरह से किसानों के लिए लाभकारी साबित हुई हैं। इसके बाद जो जरबेरा की फसल है वो भी किसानों के लिए बहुत अच्छी साबित हुई है, बशर्ते कि जो मिट्टी और पानी का pH मान है और जो उसकी क्वालिटी है पानी की वो अच्छी होनी चाहिए। तो अगर जैसे राजस्थान, हरियाणा और यूपी का जो वेस्टर्न इलाका है जहाँ पर खेती में थोड़ी सी खारापन है मिट्टी में, वहाँ वो उपयुक्त नहीं है। लेकिन अगर जहाँ की मिट्टी अच्छी है, मीठा पानी है, तो वहाँ ये सुगमता से खेती की जा सकती है। तो इसके लिए जैसा कि हमने पहले प्रोग्राम्स में बताया है कि जो राज्य की सरकार हैं वो आमतौर पर 50 से 60% तक किसान के लिए अनुदान देती हैं, और जो बाकी लागत है वो अगर अपेक्षित रूप से हम देखें तो वो वर्ष में उतनी ज़्यादा नहीं आती है अपेक्षाकृत दूसरी खेती के। और इसमें जो लाभ है वो 3 से 4 गुना होने की आशंका रहती है अगर स्थानीय रूप से उसकी मांग उपलब्ध है। और वहाँ पर जैसे दिल्ली का बाजार है, ये बहुत बड़ा बाजार है। आपको ताजुब होगा कि हर साल 3000 करोड़ रुपए का जो फूल है वो दिल्ली के बाजार में बिकता है। और ये फूल अधिकतर बेंगलोर, पुणे, नासिक और इधर उत्तराखंड, हिमाचल, ये सब दूरस्थ जगहों से आता है। और स्थानीय रूप से जो फूल पैदा होता है उसमें ग्लैडियोलस की किस्म है, गुलाब की जो फसल है, गुलाब की फसल है, गुलदाउदी की फसल है, वो बहुतायत रूप से की जाती है।
तो अगर हम देखें कि दिल्ली का जो परिनगरीय क्षेत्र है करीब करीब 1200 करोड़ रुपए के फूलों का उत्पादन करता है, और वो सभी फूल जो है अमुक अमुक समय में बाजार में आता है और बिकता है। तो किसानों को चाहिए कि जैसे किसान ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा निवेश के लिए पैसे नहीं है, तो वो कम निवेश से खेती कर सकते हैं। गुलदाउदी की कर सकते हैं, जरबेरा की खेती कर सकते हैं। गुलाब में थोड़ी अपेक्षित रूप से अधिक लागत की आवश्यकता होती है, लिली में बहुत ही ज्यादा लागत की आवश्यकता होती है। आमतौर पर अगर अनुदान न मिले तो किसान के लिए यह खेती करना संभव नहीं होता है। तो अगर अनुदान बीज पर भी मिल जाता है प्रथम बार में तो ये सुगम हो जाती है खेती करना, लेकिन इसमें लाभ जो है 10 से 12 गुना लाभ होता है किसान को लागत के अपेक्षा। अगर बाजार में अगर आपका जो फूल है वो 50 से 80 रुपए का भी बिकता है, तब भी किसान को लगभग 27 से 40 लाख रुपए की आमदनी 1 एकड़ क्षेत्रफल से हो सकती है एक ही साल में। तो इसमें अगर हम लाभ देखें तो करीब करीब 50% लाभ किसान को हो सकता है। तो खेती में एक तो दो चीजों की बिल्कुल भी सीमा नहीं है, एक तो लागत की सीमा नहीं है और एक उसमें उत्पादन करके लाभ कमाने की भी सीमा नहीं है। तो किसानों को चाहिए जिनकी जितनी क्षमता है उसी तरह की खेती का चुनाव करें। तो जैसे मैंने बताया कि अगर कम लागत में खेती करनी है तो गुलदाउदी का चुनाव कर सकते हैं, उससे भी कम लागत में करनी है तो संरक्षित रूप से जरबेरा की फसल का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि जरबेरा की फसल एक बार लगाने के उपरांत 6 से 7 साल तक चलती है और किसान को अपेक्षाकृत जो महंगे ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं सस्ते ग्रीन हाउस बनाकर भी उस खेती को पर्याप्त रूप से किया जा सकता है। जी। तो डॉक्टर साहब क्या कम जगह में गुलदाउदी की खेती हो सकती है? हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि अगर आप दिल्ली से बाहर निकलें तो आपको हर जगह पर हर रोड पर छोटे छोटे गमले रखे हुए होते हैं और उसमें गुलदाउदी बहुत अच्छी तरह से खिली हुई होती है। तो ये वही पौधे हैं जिनको मार्च अप्रैल मई में किसान गमलों में तैयार करते हैं और उनको फूल के लिए काटाई छटाई करते रहते हैं, और जैसे ही छोटे दिन आते हैं अक्टूबर नवंबर में तो फूल आपको मिल जाता है जब दिवाली होती है, और उनका दाम जो है बहुत अच्छा मिलता है। तो बहुत सारे किसान जिनके पास जगह नहीं है, कम जगह है या 1 या 2 बीघे या 1 एकड़ तक जमीन है, वो गमलों में इन पौधों को उगाकर व्यावसायिक रूप से बेचने के लिए खेती कर सकते हैं। इसी तरह से गुलाब है, गुलाब की खेती करके उसकी गमलों में फूलों को बेच सकते हैं, गमलों में उगे हुए फूलों आए हुए गुलाब को बेच सकते हैं। उससे अपेक्षाकृत 4 से 5 गुना आमदनी उस किसान को हो सकती है सीमित क्षेत्रफल में। लेकिन जरूर थोड़े से अगर सापेक्ष रूप से देखें तो संसाधन आवश्यकता ज्यादा होगी, लेकिन अगर हम तुलना करें तो लाभ भी कई गुना ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें जो पेरिसेबिलिटी का इशू है वो नहीं है, और जो फूल है आज नहीं बिका तो गमले में कल पौधे के साथ बिक जाएगा। तो उसमें किसान को वो मार नहीं झेलनी पड़ती कि अगर फूल आ गया तैयार हो गया नहीं बिका तो वो खराब हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए इस तरह का जो व्यवसाय है किसान लोग कर सकते हैं। दूसरा एक और व्यवसाय है कि ऐसे पौधों की संरक्षित नर्सरी करके कि जिनको बाकी किसान खरीद कर अपनी फसल उगाते हैं, तो ये बहुत ही सुगम और अच्छा और ज्यादा लाभ कमाने वाला व्यवसाय है, जिसको अपेक्षित रूप से बहुत सारे किसान इस समय कर रहे हैं, और वो अपने दूसरे किसान साथियों का सहयोग कर रहे हैं समय से अच्छी फसल उगाने के लिए और अच्छा लाभ कमाने के लिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो गुलाब और गुलदाउदी है ये हमारे किसान मित्रों के लिए बहुत बेहतर किस्म है, इनसे फायदा ले सकते हैं। और डॉक्टर साहब अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई फूलों की खेती कर रहे हैं तो जो ट्रांसपोर्टेशन है और जो फूलों की तुड़ाई है तो इसमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैं पहले भी आपको बताना चाहता था कि जो दुर्गम स्थानों पे जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड है, इन स्थानों पर जो किसान खेती करते हैं वो प्राय किसानों के पास ज्यादा क्षेत्रफल नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा सुझाव है जो कि चल भी रहा है, बहुत सारे जो FPOs हैं, फार्मर जो प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बन रही हैं, ग्रुप बन रहे हैं, समूह बन रहे हैं, जहां पर वो एक ही प्रकार की खेती समूह में करते हैं और उसका ट्रांसपोर्टेशन एक ही ट्रक में उनके लिए बहुत सुगम हो जाता है और समय पर उनका जो प्रोडक्ट है वो बाजार में पहुंच जाता है, फूल बाजार में पहुंच जाता है। जैसे गेंदा की फसल है तो वो ताजा फ्रेश पहुंचना चाहिए बाजार में, और एक किसान 10 कुंटल गेंदा तो लेकर नहीं आएगा, एक ट्रक में अगर 300 कुंटल गेंदा ले जाया जा सकता है तो जो बड़ा ट्रक है वो सभी किसान मिलकर एक जगह अपना फूल प्रोसेसिंग करते हैं और उसको विपणन के लिए बाजार ले जाया जा सकता है।
जी, तो फूलों के बारे में कितनी ढेर सारी बातें आज हमने जान ली है कि इसकी व्यावसायिक तौर पर किस तरह से खेती कर सकते हैं और कितना कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखने की हैं, क्यों अश्विनी? बिल्कुल, और हमें ये पता लगा कि दिल्ली जो है कितना बड़ा बाजार है और जो बाकी के राज्य है वहाँ से हमारे किसान भाई किस तरह से यहाँ पे फूल लाकर बेचते हैं, और जो गुलाब है, गुलदाउदी है, ग्लैडुलस है, ये कितने अच्छी किस्में हैं जिनसे कि हमारे किसान भाई फायदा ले सकते हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद। नमस्कार साथियों, वापस से फिर से एक बार आपसे दोबारा जरूर मुलाकात होगी। फिलहाल तब तक के लिए आप मुझे आरती कौर और मुझे अश्विनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।